+2 गुड मॉर्निंग। मैं रमा नेगी, लेक्चरर पॉलिटिकल साइंस, गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल महली, शिमला, हिमाचल प्रदेश। बच्चों, आज हम बात करेंगे नेहरूज अप्रोच टू नेशन बिल्डिंग, जो आपके सेकंड चैप्टर का ही एक टॉपिक है। राष्ट्र निर्माण संबंधी नेहरू जी का दृष्टिकोण। भारत का विभाजन बच्चों द्विराष्ट्र सिद्धांत के आधार पर हुआ था। भारत लंबे समय तक ब्रिटिश उपनिवेश रहा था। भारत को स्वतंत्रता के लिए एक लंबा संघर्ष करना पड़ा था। अंततः भारत को ब्रिटिश उपनिवेशवाद से 15 अगस्त 1947 को आज़ादी प्राप्त हो गई, किंतु भारत के कुछ क्षेत्र में से एक नया मुस्लिम राष्ट्र भी बना दिया गया, जिसे कि हम पाकिस्तान के नाम से जानते हैं। इस तरह भारत भी 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्र हो गया और अब भारत के सामने राष्ट्र निर्माण की चुनौती थी। बच्चों, अगर आज 21वीं सदी की यदि हम बात करते हैं तो कोई भी व्यक्ति राष्ट्र निर्माण के लिए सरलता से किसी मॉडल का सुझाव दे सकता है, लेकिन यदि हम स्वयं को 1947 में रखकर देखें, जब हमने स्वतंत्रता प्राप्त की थी, तो शायद ही उस समय कोई ऐसा मॉडल रहा होगा जिसे पंडित जवाहरलाल नेहरू अपनाते और भारत के राष्ट्र निर्माण में उसका प्रयोग करते। अतः पंडित नेहरू जी ने स्वयं को भारत के लिए तात्कालिक परिस्थितियों में एक उपयुक्त राष्ट्र निर्माण के मॉडल के लिए तैयार किया। नेहरू जी ने परंपरागत और आधुनिक दोनों प्रकार के राष्ट्रीय अर्थ को अपनाया। नेहरू जी का मुख्य उद्देश्य क्या था कि भारत में विभिन्न विविधताएं हैं, विद्यमान विभिन्न विविधताओं के बीच एक राष्ट्रीय पहचान बनाई जाए। इसलिए नेहरू जी ने अपने मॉडल में सामाजिक क्रांति यानी सोशल रेवोल्यूशन को सम्मिलित किया था, जिससे सभी सामाजिक उत्तरदायित्व, जितनी भी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज थी, वो केवल एक राष्ट्रीय उत्तरदायित्व में समाहित हो गई। सबसे बड़ी जो प्रायोरिटी हो गई वो नेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी हो गई। इसके साथ ही पंडित नेहरू जी ने अपने राष्ट्रीय निर्माण के मॉडल से भारत के राष्ट्रीय जीवन के प्रत्येक पक्ष को उन्होंने मजबूत करना चाहा। 14 अगस्त 1947 की मध्यरात्रि में वायसराय लॉज, जो आज का राष्ट्रपति भवन है, से पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अपने ऐतिहासिक भाषण ट्राइस्ट विद डेस्टिनी, नियति के साथ भेंट में कहा था, कई साल पहले हमने भाग्य को बदलने का प्रयास किया था और अब वो समय आ गया है जब हम अपनी प्रतिज्ञा से मुक्त हो जाएंगे। आज रात जब दुनिया सो रही होगी, तब भारत स्वतंत्र जीवन के साथ नई शुरुआत करेगा। ये ऐसा समय होगा जो इतिहास में बहुत कम देखने को मिलता है। पुराने से नए की ओर जाना, एक युग का अंत हो जाना। अब सालों से शोषित देश की आत्मा अपनी बात कह सकती है। समय अच्छा हो या बुरा, भारत ने कभी इस खोज से नजर नहीं हटाई, कभी अपने उन आदर्शों को नहीं भुलाया जिसने आगे बढ़ने की शक्ति दी। आज एक युग का अंत कर रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ भारत खुद को खोज रहा है। आज हम जिस उपलब्धि की खुशियां मना रहे हैं, वो नए अवसरों के खुलने के लिए केवल एक कदम है। इससे भी बड़ी उपलब्धियां हमारा इंतजार कर रही हैं। क्या हम में इतनी समझदारी और शक्ति है जो हम इस अवसर को समझें और भविष्य में आने वाली चुनौतियों को स्वीकार करें? स्वतंत्रता आंदोलन में बच्चों नेहरू जी ने युवा वर्ग का नेतृत्व किया था, इसलिए युवाओं के लिए वह एक प्रेरणा स्रोत थे। इस दौरान उन्हें उन पर वामपंथी और धर्मनिरपेक्ष कर्ताओं से बहुत प्रभाव पड़ा था, उनसे वो बहुत प्रभावित हुए थे। वो किसी भी राष्ट्र के निर्माण और विकास में इसकी भूमिका को श्रेष्ठ मानते थे। वो लोकतांत्रिक समाजवाद, डेमोक्रेटिक सोशलिज्म के पक्के समर्थक थे। उन्होंने समाजवाद को भारतीय परिस्थितियों में ढालने का प्रयत्न किया था। वह लोकतांत्रिक समाजवाद की स्थापना के द्वारा भारत में कल्याणकारी राज्य, वेलफेयर स्टेट की स्थापना करना चाहते थे, जिससे सभी को समानता, स्वतंत्रता और न्याय की प्राप्ति हो सके। नेहरू जी ने भारत की सर्वांगीण विकास के लिए कांग्रेसी नेतृत्व को वैधानिकता की स्थिति प्रदान करने, गुटनिरपेक्ष आंदोलन का सफलतापूर्वक संचालन करने, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में भारत की गिनती एक शक्तिशाली पावरफुल स्टेट के रूप में करवाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। पंडित नेहरू के भारत के राष्ट्र निर्माण में योगदान जो है, उसको हम कुछ बिंदुओं के अंतर्गत पढ़ सकते हैं बच्चों। तो पहला पॉइंट आता है लॉजिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ इंडियन हिस्ट्री, भारतीय इतिहास की तर्कसंगत व्याख्या। नेहरू जी ने भारतीय इतिहास और विश्व के इतिहास का गहन अध्ययन किया था। इस अध्ययन के पश्चात उन्होंने अपनी पुस्तकों ही वॉज अ ग्रेट राइटर, ग्लिम्पसेस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री एंड द डिस्कवरी ऑफ इंडिया तथा अपनी आत्मकथा में विश्व इतिहास व विशेष रूप से भारतीय इतिहास की उन्होंने तर्कसंगत व्याख्या की है। उन्होंने एक और इतिहास को सामाजिक परिस्थितियों का फल बताया, तो दूसरी ओर उसे सामाजिक विकास का सर्वोत्तम मार्गदर्शन भी बताया।
सेकंड जो उनकी अप्रोच आती है बच्चों, वो थी साइंटिफिक एटीट्यूड्स टुवर्ड्स इंडियन प्रॉब्लम्स, भारतीय समस्याओं के प्रति वैज्ञानिक दृष्टिकोण। नेहरू जी एक व्यवहारिक व्यक्ति थे, ही वॉज अ प्रैक्टिकल मैन। वो भारत की प्रत्येक समस्या, राजनीतिक हो, सामाजिक हो, आर्थिक हो या सांस्कृतिक, के प्रति वैज्ञानिक दृष्टिकोण रखते थे। अपनी बुद्धिवादी वैज्ञानिक दृष्टिकोण के कारण नेहरू आधुनिकतावादी बन गए थे। नेहरू ने वैज्ञानिक तकनीकी शिक्षा के प्रसार के लिए तीव्र प्रयास किए थे ताकि भारत इन क्षेत्रों में स्वावलंबी बन जाए। अगर हम साइंटिफिकली और टेक्नोलॉजिकली स्ट्रॉन्ग होंगे तो क्या होगा कि हम सेल्फ रिलायंट बन पाएंगे। उन्होंने पंचवर्षीय योजनाओं के माध्यम से भारत के आधुनिकीकरण की भरपूर चेष्टा की थी। नेक्स्ट जो बात आती है बच्चों, उनका जो व्यू था वो क्या था, फेथ इन पार्लियामेंट्री सिस्टम, संसदीय शासन प्रणाली में उनको विश्वास था। नेहरू जी पर ब्रिटेन की संसदीय शासन प्रणाली का बहुत प्रभाव पड़ा था। वह संवैधानिक साधनों द्वारा राजनीतिक व्यवस्था में परिवर्तन किए जाने के लिए संसदीय प्रणाली को उपयुक्त मानते थे। नेहरू जी स्वतंत्र भारत में संसदीय शासन प्रणाली को लागू करना चाहते थे। लोकतंत्र के प्रति उनकी सच्ची निष्ठा ने नेहरू को संसदीय शासन प्रणाली की तरफ ही आकर्षित किया था। उनके प्रयत्नों से स्वतंत्र भारत में लोकतांत्रिक संसदीय प्रणाली को उपयुक्त माना। उन्होंने भारत की पिछड़ी, गरीब एवं निर्धन जनता के लिए वयस्क मताधिकार का पूर्ण समर्थन किया था, अडल्ट फ्रेंचाइज का, जिसे विश्व के पुराने यूरोपीय लोकतांत्रिक राष्ट्रों ने आशंका की दृष्टि से देखा और इसे भारत में लोकतंत्र के भविष्य के लिए संकटपूर्ण माना था उस समय। किंतु नेहरू जी ने अपने चिंतन, कार्यों व नेतृत्व के बल पर न केवल भारत में लोकतंत्र की शुरुआत की, अपितु अपने 17 वर्षीय शासनकाल में इसे स्थायित्व व गति भी प्रदान की थी। नेहरू जी ने भारत में संसदीय शासन प्रणाली की जो नींव रखी थी वह आज भी भारत में कायम है। जबकि द्वितीय जो विश्व युद्ध हुआ था उसके बाद भारत के अतिरिक्त एशिया, अफ्रीका के कई देशों में संसदीय शासन प्रणाली को अपनाया तो था, जिसे बाद में समाप्त करके तानाशाही स्थापित की गई थी वहाँ पे। इसके बाद जो उनकी नेक्स्ट अप्रोच आती है बच्चों, वो था बिलीफ इन ह्यूमनिज्म, मानवतावाद में आस्था। नेहरू जी आधुनिक भारतीय चिंतन में अपने मानवतावाद संबंधी विचारों के कारण अधिक लोकप्रिय थे। वह एक वैज्ञानिक, भौतिक और अनुभववादी मानवतावादी हैं और मानव की रचनात्मक प्रकृति और उसके पुरुषार्थ में नेहरू की आस्था जो है वो उनके इस मानवतावाद का ही एक अंग है। नेहरू जी के अनुसार मानवतावाद का अर्थ है कि जो मानव के अस्तित्व में विश्वास रखे और सभी मानव संसाधनों का उद्देश्य केवल और केवल मानव कल्याण ही होना चाहिए। इसके बाद उनका जो अप्रोच आती है बच्चों, उनको डेमोक्रेटिक सोशलिज्म में बहुत विश्वास था, लोकतांत्रिक समाजवाद। नेहरू जी को लगता था कि भारत की सामाजिक आर्थिक समस्याओं का समाधान केवल और केवल समाजवाद में है। नेहरू मानते थे कि योजना भी समाजवाद का ही अंग है। नेहरू के बहुत से साथियों को समाजवाद शब्द अभिशाप सा लगता था, लेकिन नेहरू भारत के लिए सत्तारूढ़ समाजवाद नहीं चाहते थे, अथॉरिटेरियन सोशलिज्म नहीं चाहते थे। नेहरू समाजवाद को लोकतांत्रिक तरीके से स्थापित करना चाहते थे, ना कि किसी हिंसक क्रांति के द्वारा। इसके बाद बच्चों वो चाहते थे कि भारत एक सेकुलर स्टेट बने, धर्मनिरपेक्ष राज्य हो। नेहरू स्वतंत्र भारत को धर्मनिरपेक्ष राज्य बनाना चाहते थे। वो अपने जीवन के प्रति धर्मनिरपेक्ष विचार रखते थे। नेहरू के अनुसार भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है। इसका अर्थ धर्महीनता बिल्कुल भी नहीं है। इसका अर्थ सभी धर्मों के प्रति समान आदर भाव रखना तथा सभी व्यक्तियों के लिए समान अवसरों की प्राप्ति सुनिश्चित करना है, चाहे कोई भी व्यक्ति हो, किसी भी धर्म का हो, किसी भी धर्म का अनुयायी वो क्यों ना हो। इसलिए हम अपने दिमाग, अपनी संस्कृति के आदर्श पहलुओं को सदा ध्यान में रखना चाहिए हमें, जिसका आज के भारत में सबसे अधिक महत्व है। उनका विचार था कि यदि भारत को धर्मनिरपेक्ष राज्य घोषित किया जाता है तो भारत के विकास में सभी धर्मों के लोगों के सक्रिय योगदान को प्राप्त किया जा सकता है, जो कि धर्मतांत्रिक राज्यों में ऐसा होना असंभव है। वो मानते थे कि अगर हम धर्मनिरपेक्ष होंगे तो जिस भी धर्म का व्यक्ति होगा वो क्या करेगा, वो हमें पूर्ण योगदान प्रदान करेगा। क्यों? क्योंकि हम उसके धर्म को भी समान आदर की दृष्टि से देखेंगे। लेकिन अगर एक धर्मतांत्रिक देश होगा तो वो जो माइनॉरिटी में या कम धर्म को मानने वाले लोग होंगे उन लोगों का सहयोग प्राप्त करना जरा कठिन होगा। नेक्स्ट जो उनकी सोच थी बच्चों वो था मिक्स्ड इकोनॉमी, मिश्रित अर्थव्यवस्था।
भारतीय राजनीतिक विचारधारा को नेहरू जी ने मिश्रित अर्थव्यवस्था से अवगत करवाया। वो पूंजीवादी व्यवस्था के दोषों को तो पहले से ही जानते थे, इसलिए वो पूंजीवादी व्यवस्था को नहीं अपनाना चाहते थे। स्वतंत्रता प्राप्ति के समय विश्व दो महाशक्तियों में बंट गया था। देयर वर टू पावर ब्लॉक्स आफ्टर द सेकेंड वर्ल्ड वॉर। नेहरू किसी एक महाशक्ति के पीछे लगकर भारत का विकास नहीं करना चाहते थे। भारत के सर्वांगीण विकास के लिए उन्हें दोनों महाशक्तियों के सक्रिय सहयोग की आवश्यकता थी। इसलिए उन्होंने मध्य मार्ग को अपनाते हुए मिश्रित अर्थव्यवस्था के सिद्धांत को अपनाया। मिश्रित अर्थव्यवस्था से उनका अभिप्राय था जिसमें समाजवादी व पूंजीवादी व्यवस्था दोनों के अंश हो। इस व्यवस्था में उन्होंने जहां बड़े बड़े उद्योगों का राष्ट्रीयकरण कर दिया जो कि पहले से निजी स्वामित्व के अधीन थे, वहीं निजी क्षेत्रों को भी उन्होंने प्रोत्साहन दिया। मिश्रित अर्थव्यवस्था को वह कल्याणकारी राज्यों का आधार मानते थे। बच्चों, इसको आपसे पूछा जा सकता है, आपसे 2 नंबर का क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि आप मिश्रित अर्थव्यवस्था से क्या समझते हो। नेक्स्ट आता है बच्चों पंचशील। जैसा इसके नाम से ही जाहिर होता है, पंचशील मतलब जिसमें 5 सिद्धांत हो। नेहरू जी शांति के समर्थक थे, शांति के पुजारी थे। वो विश्व शांति और व्यवस्था को बनाए रखने के लिए हर संभव प्रयास करने के लिए हमेशा तैयार रहते थे। उनका विचार था कि भारत प्राचीन काल से ही एक शांति प्रिय देश रहा है। हमारी हिस्ट्री ऐसी है कि हम किसी को तकलीफ नहीं दे सकते। नेहरू जी ने विश्व में शांति और व्यवस्था बनाए रखने के उद्देश्य से पंचशील का सिद्धांत प्रस्तुत किया। उन्होंने विश्व राजनीति में पंचशील के सिद्धांत को एक आदर्श आचार संहिता के सिद्धांत के रूप में प्रस्तुत किया, जिसे अपनाकर राष्ट्र अपनी स्वतंत्रता और संप्रभुता की रक्षा कर सकता है। 29 अप्रैल 1954 को भारत और चीन के प्रधानमंत्रियों पंडित जवाहरलाल नेहरू और चीन की तरफ से चाओ एन लाई ने एक समझौते पर हस्ताक्षर किए। इस समझौते को पंचशील कहा जाता है। इसमें 5 सिद्धांत है। एक दूसरे की क्षेत्रीय अखंडता और संप्रभुता का परस्पर सम्मान करना, एक दूसरे पर आक्रमण न करना, एक दूसरे के आंतरिक कार्यों में हस्तक्षेप न करना, समानता और परस्पर लाभ, शांति में सह अस्तित्व। ये 5 सिद्धांत थे। इस वजह से ही इसे पंचशील कहा जाता है और इससे ये भी आपको एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू की तरफ से इम्पॉर्टेंट है। इससे भी आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है। नेक्स्ट जो बात आती है बच्चों, वो है गुट निरपेक्ष आंदोलन। ही वॉज द फाउंडर ऑफ नॉन अलाइंड मूवमेंट। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद विश्व 2 शक्ति गुटों में, सोवियत गुट और अमेरिकन गुट में विभाजित होता जा रहा था। साम्राज्यवादी ताकतों के पंजे से मुक्त हुए एशिया और अफ्रीका और लैटिन अमेरिका के देश अपने विकास के लिए किसी न किसी गुट में शामिल होते जा रहे थे। इन देशों के इस कदम से इनकी प्रभुसत्ता को खतरा हो सकता था। नेहरू जी ने मिस्र के राष्ट्रपति कर्नल नासिर और युगोस्लाविया के नेता मार्शल टीटो के सहयोग से गुट निरपेक्ष आंदोलन की नींव रखी। गुट निरपेक्षता का अर्थ था किसी से भी शत्रुता न रखना, प्रतियोगात्मक शक्ति गुटों से दूरी बनाए रखना, अंतर्राष्ट्रीय विषयों में गुणों के आधार पर निर्णय करना तथा अपने निर्णय बिना किसी दबाव के स्वतंत्र रूप से करना। ये था गुट निरपेक्ष आंदोलन, जो कि पंडित जवाहरलाल नेहरू का ही इंट्रोड्यूस किया हुआ था। इसके बाद बात आती है बच्चों प्लान्ड इकोनॉमिक डेवलपमेंट, नियोजित आर्थिक विकास। नेहरू जी योजनाबद्ध तरीके से विकास करने के पक्षधर थे। जब वो सोवियत संघ की यात्रा पर रूस गए तो उनके नियोजित अर्थव्यवस्था को देखकर वो बहुत प्रभावित हुए। जब वह प्रधानमंत्री बने तो उन्होंने 1950 में ही योजना आयोग का गठन किया ताकि आर्थिक लोकतंत्र को स्थापित किया जा सके। नेहरू जी ने नियोजन के आधार पर विकास की नींव रखी। उनके बाद भी पंचवर्षीय योजना के तहत भारत विकास की सीढ़ियां चढ़ता गया और आज तक 12 पंचवर्षीय योजनाएं सफलतापूर्वक पूर्ण कर ली गई। वर्तमान सरकार ने इस व्यवस्था को बदलकर योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग की स्थापना की है। बच्चों, पंडित जवाहरलाल नेहरू जो थे वो एक दूरदर्शी प्रधानमंत्री थे, एक लोकप्रिय नेता थे और उन्हें भारतीय राष्ट्र निर्माण के निर्माता भी कहा जाता है। उम्मीद करती हूँ आपको ये समझ में आया होगा। थैंक यू वेरी मच।